प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का अध्ययन किया है। आज इसी कड़ी में हम लोग फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का अध्ययन करेंगे और कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की बात है तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक ने गेहूं, गन्ना आदि फसलों के उत्पादन को प्रमोट किया या आदि फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार से उसने धार्मिक अनुदानों की पुनर्वापसी की। यदि आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जो भी भूमि अनुदान के रूप में दिया गया था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया था। तो एक बार फिर से फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक अनुदान के अंतर्गत जो भूमि देने का कॉन्सेप्ट था उसको फिर से लागू किया या इम्प्लीमेंट किया। साथ ही उसने इक्तादारी प्रथा को या इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बनाया। कहने का आशय यह कि यदि कोई इक्तादार मर जाता था तो उसके बदले उसके बेटा को इक्तादार बनाया जाता था। यदि किसी इक्तादार को अपना बेटा नहीं होता था तो उसके दामाद को इक्तेदार बनाया जाता था। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं योग्यता को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई बल्कि वंशानुगत प्रथा को लागू किया गया। इसी प्रकार से आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि नगरों का फाउंडर फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखना होगा कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी और उसकी आत्मकथा का शीर्षक फुतूहात फिरोज शाही था। फिरोज शाह ने स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि माना और उससे शासन करने की सनद प्राप्त की। इसी प्रकार से उसने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर और नगरकोट के मंदिर को लूटा। साथ ही फिरोज शाह के बारे में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे अरबी विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया, अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों, जिसे शरीयत कहा जाता है, शरीयत को फिरोजाबाद के निकट जामी मस्जिद में एक मीनार पर खुदवाया। इसी प्रकार से उसने गरीब मुसलमानों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग को एस्टेब्लिश किया, जिसका प्रमुख या यूं कहे कि जिसका प्रथम प्रमुख अमीर मीरन था। साथ ही उसने दासों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान विभाग को एस्टेब्लिश किया। उसने दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में फलों के 1200 बाग बगीचे लगवाए, जिससे सल्तनत को कुल मिलाकर 80,000 टंके की राशि सालाना प्राप्त होती थी। अच्छा, यदि आपके ध्यान में हो, हमने कल के क्लास में देखा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने कृषि को प्रमोट करने के लिए नहरों का निर्माण कराया गियासुद्दीन तुगलक था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल में नहरों का जाल किस सुल्तान ने बिछाया, तो हमारा जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पूरे सल्तनत में नहरों का जाल बिछाया। इसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। दिल्ली सल्तनत के अब तक के इतिहास में ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों को भी जजिया कर के दायरे में लाया। साथ ही उसने शरीयत विरोधी जितने भी कर थे, मतलब फिरोज शाह तुगलक के शासक बनने के समय तक दिल्ली सल्तनत के अधीन कुल मिलाकर 23 प्रकार के कर अस्तित्व में थे। उसने सभी करों को समाप्त कर दिया और उसने इस्लामी कानूनों अर्थात शरीयत के अकॉर्डिंग मान्य 4 करों जजिया, जकात, खराज और खम्स को अस्तित्व में रखा। और चूंकि उसने सिंचाई की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर की, तो इसके एवज में उसने सिंचाई कर अर्थात हक ए सर्व लगाया। यह हमारे लिए ध्यान रखना होगा। आगे चलकर हम दिल्ली सल्तनत के काल में या दिल्ली सल्तनत के दौरान रेवेन्यू का, जैसे जजिया, जकात, खराज, खम्स या सिंचाई कर, हक के सर्व के बारे में विस्तृत रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आपके लिए यह ध्यान रखना होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो जजिया कर लगाया, जजिया कर की दर कृषि उत्पादन का 10% थी या 1/10 थी। इसी प्रकार से आपको फिरोज शाह के बारे में यह सूचना भी ध्यान में रखना होगा कि उसने आधा और बीख नाम का तांबा का 2 सिक्का चलाया। आधा नाम का जो सिक्का होता था वह 1 जीतल का आधा मूल्य के बराबर होता था। कहने का मतलब यह कि जैसे 50 पैसा 1 रुपया का आधा होता है, उसी प्रकार से आधा नाम का जो सिक्का था वह जीतल का आधा होता था और बीख नाम का जो सिक्का होता था वह आज के चौवन्नी टाइप का था। कहने का मतलब यह कि आज का जो 25 पैसा होता है उसके बराबर का था। साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत में बहुत सारी अस्पतालों, जिसे दर उल सफा या दारुल सफा कहा जाता है, का निर्माण करवाया। इसी प्रकार से उसने तस घड़ियाल, जो कि एक विशेष प्रकार की घड़ी थी, उसका आविष्कार किया और उसे फिरोजाबाद के किले के ऊपर एस्टेब्लिश किया। साथ ही हमारे लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया और कुतुब मीनार फाइनली बनकर तैयार हुआ इल्तुतमिश के समय। और मूल कुतुब मीनार में कुल मिलाकर 4 मंजिलें थी। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण 4थी मंजिल जो है ध्वस्त हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल तो बनवाया ही, साथ में उसने एक और नया मंजिल बनवा दिया। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार में जो आज के डेट में जो आप देखते होंगे कि उसमें कुल मिलाकर 5 मंजिलें हैं, तो 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया, जबकि मूल कुतुब मीनार में 4 मंजिलें ही थी। इसी प्रकार से उसने मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा निर्मित जहां पनाह किले की मरम्मत कराई। साथ ही उसने इल्तुतमिश द्वारा निर्मित हौज ए शमसी एवं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित हौज ए खास तालाबों का जीर्णोद्धार कराया या तालाबों की मरम्मत उसने कराई। साथ ही उसने बर्तनों पर चित्रकारी का निषेध कर दिया। इसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और जानकारी जो हमें ध्यान में रखना होगा, वह प्रसिद्ध सूफी संत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जो कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, उनका बहुत आदर करता था।
इसलिए क्योंकि देहलवी ने फिरोज शाह तुगलक की सुल्तान पद की दावेदारी का समर्थन किया था। साथ ही उसने सूफी संतों की दरगाह पर महिलाओं के जाने पर पाबंदी लगाई। यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे उसने फिरोजाबाद में मदरसा ए फिरोज का निर्माण कराया, जिसका प्रधान मौलाना जलालुद्दीन रूमी था। इसी प्रकार से उसने अलाउद्दीन द्वारा निर्मित सीरी फोर्ट में एक मदरसा का निर्माण कराया, जिसका प्रधान सैयद निजामुद्दीन समरकंदी था। फिरोज शाह ने कई इमारतों का भी निर्माण कराया, जैसे कुस्क ए फिरोज, मतलब फिरोज शाह कोटला या कोटला फिरोज। आगे चलकर जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसी किले के अंदर आगे चलकर फिरोज शाह कोटला, जो कि क्रिकेट स्टेडियम है, उसका निर्माण हुआ और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। साथ ही उसने दिल्ली में जामा मस्जिद की भी निर्माण कराई और जामा मस्जिद पर उसने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही पुस्तक अंकित करवाई। उसने अशोक के दो स्तंभ अभिलेखों को दिल्ली लाया और एक स्तंभ को उसने कुतुब मीनार वाले कैंपस में स्थापित किया, जिसका नाम मीनार ए जरीन रखा गया। जबकि उसने दूसरे स्तंभ को कुस्क ए शिकार में स्थापित किया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कुस्क ए शिकार जो दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस है, उत्तरी परिसर है, वहां कमला नेहरू रिज में स्थित 12 हिंदू राव हॉस्पिटल के सामने इस अशोक स्तंभ को एस्टेब्लिश किया गया है। फिरोज शाह के बारे में एक और सूचना जो हमारे लिए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, और वह यह कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला कल्याणकारी शासक था। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वह शासन में धार्मिक कट्टरपंथी विचारों का समर्थन करता था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और सूचना हमें ध्यान में रखना होगा कि उसने संपूर्ण सल्तनत की भूमि का नाप जोख कराया या माप करवाया और इस कार्य को उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा और कुल मिलाकर इस कार्य में 6 वर्ष लगे। और जो भूमि राजस्व का जो आकलन किया गया, तो कोई इतिहासकार कहता है कि 6,75,00,000 रुपए अनुमानित लैंड रेवेन्यू हुआ, जबकि कोई हिस्टोरियन कहता है कि 6,85,00,000 रुपए ख्वाजा हिसामुद्दीन ने भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया। अब हम लोग आज के दूसरे शासक और महत्वपूर्ण शासकों में अंतिम शासक सिकंदर लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। उसने अनाज पर लगने वाले कर को समाप्त किया और व्यापार पर जो नियंत्रण पहले से लगाया गया था या नियंत्रण जो स्थापित था उसको हटाया। इसी प्रकार से उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के पवित्र मूर्ति को तोड़ा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को एस्टेब्लिश किया और उसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई। इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना होगा कि सिकंदर लोदी ने भूमि पैमाइश की एक नवीन पद्धति या भूमि पैमाइश के लिए एक नवीन पैमाना गज ए सिकंदरी को अस्तित्व में लाया, जिसकी माप 39 अंगुल के बराबर होती थी। उसने इक्तादारों से फवाजिल रकम लेने पर भी रोक लगाई।
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इक्तादारी व्यवस्था के बारे में पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा है। इक्तादारी पद्धति के अनुसार इक्तेदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए यदि कलेक्शन हुआ और पूरे साल भर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में यदि 70 या 80 रुपए खर्च हो गए, तो बाकी जो 20 या 30 या 40 रुपया रेस्ट अमाउंट बचेगा उसको इक्तेदार सल्तनत के खजाने में जमा करा देते थे। इस कॉन्सेप्ट को सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया और उसने इक्तादारों को कहा कि जो भी अगर रेस्ट अमाउंट बच जा रहा है तो उसका यूज आप लोग अपने स्तर से कीजिए, उस पर राज्य का कोई दावा नहीं बनेगा। साथ ही हमें यह ध्यान में रखना होगा कि सिकंदर लोदी साहित्य और कविता का प्रेमी था और उसने फारसी भाषा में कविता की रचना गुलरुख के नाम से की। और इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। सिकंदर लोदी के समय उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने बिहार पर आक्रमण किया और बिहार को अपने अधिकार में लिया या बिहार पर उसने नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही सिकंदर लोदी के बारे में एक और सूचना हमारे लिए ध्यान में रखना अनिवार्य है कि उसने औषधि शास्त्र पर संस्कृत पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फरहंग ए सिकंदरी के नाम से करवाया। उसने संगीत शास्त्र से संबंधित रचना लज्जत ए सिकंदरी लिखवाई। फिरोज शाह तुगलक की तरह ही वह भी धार्मिक नीति में कट्टरता का समर्थक था, मतलब कट्टरपंथी धार्मिक विचारों का वह उसने आचरण अपनाया। और सिकंदर लोदी के बारे में जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है वह यह कि सिकंदर लोदी के समय ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में दोहरे गुंबद को बनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। यह क्वेश्चन भी हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। दोहरा गुंबद कहने का मतलब हुआ कि एक इंटरनल गुंबद और एक एक्सटर्नल गुंबद, मतलब गुंबद के ऊपर गुंबद। तो अब तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 8 अति महत्वपूर्ण सुल्तानों का अध्ययन हम लोगों ने पूरा कर लिया। कल के क्लास से हम लोग दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों के बारे में अध्ययन करेंगे और कल के क्लास में हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान और मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी तथ्य समझने में आपको दिक्कत हो या आपको कुछ भी कमी दिखे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।